हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री का नवंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। 60 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, सभी को पता है, 91 से लेकर 150 तक। आज हम टॉप चुनिंदा क्वेश्चन आज लेने वाले हैं। आप वहाँ से रियलाइज कर जाएंगे कि आज हमारा ये पेपर डिस्कशन का तरीका क्या रहने वाला है, क्योंकि जिन्होंने हमारे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री कोर्स को, पेड कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है और उस कोर्स को चलते हुए 1 अक्टूबर से आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, 15 अक्टूबर। तो जो पेड्स को रजिस्टर्ड पेड कोर्स को ज्वाइन कर रहा है उनके माइंड में कोई डाउट होता है कि सर आप एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर कैसे सोल्व करवाओगे, तो आज एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए कि आप सर के एस्टेट के पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर कैसे सोल्व करवाएंगे। केवल मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और आप मान के चलिए एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के कितने पेपर होंगे, टोटल 5 प्रीवियस पेपर सोल्व करेंगे तो 300 क्वेश्चन होंगे। तो अगर 10 क्वेश्चन में आपको ट्रेलर पता लग जाएगा कैसा पेपर का डिस्कशन करेंगे और 300 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस 11th-12th केमिस्ट्री का रिवाइज करके रख देंगे। कुछ भी पार्ट नहीं बचेगा जो रिवीजन में रह गया हो, हर चैप्टर का क्विक रिवीजन लेंगे, ठीक है। और जो कैंडिडेट हमारे पास नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। 1 अक्टूबर से वो चल रहा है, फिलहाल अभी भी प्रोसीजर चालू है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इस कोर्स को। जस्ट यू हैव टू पे 1500 रुपीज ओनली। 11th-12th का सारा कंटेंट कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। यस, आपको एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पिछले 5 साल के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से सोल्व करवाऊंगा और उसको जैसे कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी सारे सोल्व करवाऊंगा। और आपको 10 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा मिलेंगे केमिस्ट्री के पूरे फुल सिलेबस के, मतलब 600 क्वेश्चन का पैकेज अलग से होगा और 300 क्वेश्चन का पैकेज आपका एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर वीडियो सॉल्यूशन सोल्व करवाऊंगा। जस्ट 1500 रुपीज पर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सफ़र को। नंबर को नोट कर लीजिए एक बार ताकि आप इस कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपके पास आ रहा है एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री नवंबर 2019 का पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है और मैं आपको बताऊंगा उसके जैसे और कितने क्वेश्चन एग्जाम में इन फ्यूचर बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए, द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो, एग्जाम्पल आंसर सभी को पता है, लेकिन मेरा यहाँ पर आने का इंटेंशन यही है कि मैं आपको गाइड करूँ कि इसके जैसे और कितने क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में प्रिपेयर बन सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। यस, क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसा एग्जाम्पल है। सभी को पता है बेंजीन के ऊपर जब हम बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पर टोल्यूइन बनता है। क्या बनता है? टोल्यूइन बनता है। यस, CH3Cl। तो बेंजीन से टोल्यूइन का बनना किसी भी अल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में, हेलो अल्केन की प्रेजेंस में, और रीजेंट ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो वहाँ पर अल्काइल हैलाइड टोल्यूइन का बनना, दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो भी आपको जानकारी देता हूं मैं, बाकी ऑप्शन की भी जानकारी दूंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको चारों क्वेश्चन के एग्जाम्पल की नॉलेज देता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना वीडियो को। चलिए देखिए, बेंजीन से टोल्यूइन का बनना CH3Cl, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है वो देखो। इसमें अनहाइड्रस AlCl3 पूछ लेते हैं। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में अनहाइड्रस AlCl3 पूछ सकते हैं, किसका रोल प्ले करता है? इट एक्टिंग एज ए लेविस एसिड, और लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो AlCl3 क्या करेगा? यहाँ पर CH3Cl के साथ कंबाइन होता है, AlCl3 प्लस CH3Cl, तो Cl negative will attack on the AlCl3. So here is the formation of AlCl4 negative and there is a generation of electrophile.
तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है कार्बोकैटायन, जो बेंजीन पे आके अटैच हो जाएगा और वो बन जाएगा मिथाइल बेंजीन, टोल्यूइन बनता है। तो बेंजीन से टोल्यूइन का बनना, दिस इज टोल्यूइन मिथाइल बेंजीन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कौन कौन सी हो सकती है, दोनों 5 होती है हमारे सिलेबस में। कितनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? टोटल कितनी है? 5 है। तो देखो और कौन कौन सी है। एक ये भी होती है CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ClCl3। इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। इसमें एसाइल ग्रुप ऐड होता है, फिर से वही रिएक्शन होगी, AlCl3 Cl नेगेटिव को लेके चला जाएगा, यहाँ पर बनेगा AlCl4 नेगेटिव। तो कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? ये वाला CH3CO पॉजिटिव। और बेंजीन पर जब आप CH3CO लगाएंगे तो ये कंपाउंड बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। इस कंपाउंड का नाम है फ्रेंड्स, याद रख लीजिए, एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोफिनोन। तो बेंजीन से एसिटोफिनोन का बनना, ये भी कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। ये भी आ सकता था। तो ये पूछा था एग्जामिनर ने कि बेंजीन से टोल्यूइन बन रही है, कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन से एसिटोफिनोन का बनना, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखिए, बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं आप, Cl2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, यहाँ पर बनता है क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन की क्लोरीनेशन कहलाता है, ये क्या कहलाता है? बेंजीन का क्लोरीनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर FeCl3 किसका काम कर रहा है? एज ए लेविस एसिड। और इट इज आल्सो एक्ट्स एज द हैलोजन कैरियर। इसको एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हैलोजन कैरियर। NCERT ने मेंशन किया हुआ है। हैलोजन कैरियर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि Cl2 में से एक Cl को ये कैरी करके ले जाएगा और खुद बना देगा FeCl4 नेगेटिव, और यहाँ पर जनरेशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव विद इलेक्ट्रोफाइल, और ये बेंजीन पे आके अटैच होगा तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का बनना, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितनी हो गई? 3 तो हो गई। बेंजीन से टोल्यूइन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बेंजीन से एसिटोफिनोन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सुनिए कौन सा एग्जांपल है। बेंजीन के ऊपर आप डाल दीजिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। आपको विजिबल है इधर का? यस। देखो Cl2 FeCl3 लोगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, और Br2 के साथ FeBr3 लोगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। वही प्रोसीजर है। इस रिएक्शन का नाम भी हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 हो गई। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। 2 रिएक्शन अभी और बचती है दोस्तों, उनको भी नोट डाउन कीजिए। बेंजीन ले लीजिए और बेंजीन के अंदर 2 रीजेंट डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट करो, इस रिएजेंट को नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, HNO3 और H2SO4। और ये रिएजेंट किस काम आता है? एरोमेटिक सिस्टम पे नाइट्रेशन करने के लिए। क्या करने के लिए? नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? NO2 पॉजिटिव। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प कौन करता है? आपका H2SO4। H2SO4 हेल्प करता है इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में, ठीक है। यहाँ H पॉजिटिव और नाइट्रिक एसिड। तो इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, आपको बता दूं, प्रोडक्ट तो आपको पता है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। एंड दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5वीं रिएक्शन बताने जा रहा हूँ ये। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, और एक और आती है आपकी लास्ट रिएक्शन जिसका नाम है सल्फोनेशन। क्या नाम है रिएक्शन का? सल्फोनेशन। देखिए वो एग्जाम्पल और देता हूँ कि बेंजीन के ऊपर अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 पास करते हैं तो इस रिएजेंट का देखिए 2 नाम है, सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4। सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर H2SO4 डालते हो
तो ये बनता है H2S2O7, इसको ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलियम बोलते हैं इस रिएजेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है H2S2O7। क्लियर है? तो देखिए 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर यहाँ, 1 सल्फर यहाँ, 2 सल्फर और 3 और 4 7 ऑक्सीजन। और ओलियम को एक नाम और बोलते हैं, इस रिएजेंट का एक नाम और है, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अगर पेपर में ये लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को ही ओलियम कहते हैं दोस्तों। हाँ जी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स होते हैं जो मिलकर ओलियम बनाता है। तो ओलियम अगर रिएजेंट मिल जाए तो बेंजीन की रिएक्शन को बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप लगता है? सल्फोनिक एसिड। तो इस रिएजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एंड दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अब शुरुआत मैंने एक रिएक्शन से की थी और एक रिएक्शन को ले जाते मैं देखो कहाँ पर पहुँच गया। आ गया समझ में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी हो सकती है? बेंजीन से टोल्यूइन, बेंजीन से एसिटोफिनोन, बेंजीन से ब्रोमबेंजीन, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये 6 के 6 रिएक्शन बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से फेमस है। और जितने भी ग्रुप, आपको बता दूं, ध्यान से और सुन लेना, जितने भी ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जितने भी ग्रुप बेंजीन के साथ माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, वो होते हैं आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो आप इनको जरूर याद रखेंगे लिस्ट को। मैं एक लिस्ट बना के दे देता हूँ, कभी जिंदगी में गलती हो जाए ना तो मेरे को आके बोल देना, यस डेफिनेटली। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिहेवियर बता देता हूँ। पेपर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी कंटेंट देने वाला हूं। देखिए अभी क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे पहले उसको खत्म कर लेते हैं। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन, तो ध्यान रखना इस रिएक्शन में H2SO4 एज ए एसिड ट्रीट होता है और HNO3 एज ए बेस ट्रीट होता है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन जब होती है HNO3 एज ए बेस ट्रीट होता है और H2SO4 एज ए एसिड ट्रीट होता है। और ये रिएक्शन आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करती है, नाइट्रोनियम आयन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ, ग्रुप देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और OH, OCH3 यानी कि OR ग्रुप, मिथॉक्सी अल्कोक्सी ग्रुप हो जाता है। और देखिए NH2, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब ये सारे ग्रुप बेंजीन पर एडजस्ट करके देखिए, ये सारे ग्रुप को मैंने X ग्रुप कह दिया और बेंजीन पर ये सारे ग्रुप आप लगा के देखिए X। फ्लोरीन लगाएंगे तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फिनोल, ये क्या होगा? फिनोल। इससे क्या होगा? एनिसोल। इससे क्या होगा? एनिलीन। जितने भी ग्रुप अगर ये लग रहे हैं ध्यान से सुन लेना। और एक एक्स्ट्रा ग्रुप और बता रहा हूँ, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, आर ग्रुप, ये सारे के सारे प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं और साथ ही साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। किसकी तरफ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ साथ बता दूं, ये जो 4 ग्रुप होते हैं हैलोजन के, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं। पेपर में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बताने निकाल के ला रहा हूं आपको, खोद के निकालेंगे ग्रुप। पेपर में आ जाए, जैसे 4 क्वेश्चन दे दिया आपसे, आपको एग्जामिनर ने कह दिया एक आपके पास है क्लोरोबेंजीन, एग्जामिनर ने कह दिया एक आपके पास है फिनोल, एग्जामिनर ने कह दिया एक आपके पास है एनिसोल और एग्जामिनर ने कह दिया एक आपके पास है एनिलीन। यस, तो एग्जामिनर कहते अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो चारों शो करते हैं,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो चारों शो करते हैं और चारों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन एग्जामिनर कह दे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट कौन शो करेगा? तो भाई साहब मैंने लिस्ट बनवा रखी है, जो मेरे वीडियोज को रेगुलरली पेड करके कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली पता होगा। टॉप 16 ट्रेंड्स की वीडियो दी थी एक दिन के अंदर, टॉप 16 ट्रेंड्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें ये ट्रेंड था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऑर्डर की रिएक्टिविटी बताने का। और ऑर्डर क्या होता है? NH2 ग्रुप इज द मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। हैलोजन को छोड़कर जो सारे प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, हैलोजन को छोड़कर, हैलोजन डीएक्टिवेटिंग होते हैं, हैलोजन को छोड़कर जो सारे ग्रुप होते हैं वो होते हैं प्लस आर इफेक्ट के साथ साथ एक्टिवेटिंग होते हैं। ये आगे के 3 ग्रुप OH, OR और NH2, OH, OR, NH2, ये ग्रुप क्या होते हैं आपके ध्यान रखना, ये होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। और याद रखने की ट्रिक है NH2, OH, OR, R, ठीक है, और नॉर्मल बेंजीन, और पीछे चले जाएंगे आपके ये आपके हैलोजेंस, हैलो ग्रुप, फ्लोरो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये याद रखना ट्रेंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये एनिलीन है, ये फिनोल है, ये मिथोक्सी बेंजीन है, ये अल्कोक्सी बेंजीन है, ये टोल्विन टाइप है और ये बेंजीन है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं, देखो कैसे याद रखोगे? NH2 OH OR R, 4 बार बोल के देखो याद हो जाएगा। NH2 OH OR R, NH2 OH OR R, NH2 OH OR R, और फिर उसके बाद बेंजीन, और बेंजीन से भी लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होते हैं? हैलो बेंजीन। तो आप देख लीजिए ये आपके पास 4 ग्रुप है, NH2 OR OH और आपके पास क्लोरोबेंजीन। तो सबसे मोस्ट एक्टिवेटिंग कौन है? एनिलीन। तो अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं A, B, C, D, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है? D ऑप्शन है। D के बाद कौन है? देखो NH2 के बाद आता है OH, तो B आएगा, फिर कौन है? OR, फिर C आएगा आपका, और लिस्ट सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन है? क्लोरोबेंजीन, A आएगा। इस क्वेश्चन का जबरदस्त आंसर बनता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर में फेस करने को मिल सकते हैं, अच्छे लेवल का प्रिपरेशन करोगे। एस्टेट में तो इतने हल्के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। तो KVS, NVS, किसी भी स्टेट लेवल PGT केमिस्ट्री प्रिपरेशन का एग्जाम कर रहे हो, जो हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली उसका कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आप फील कीजिए, जस्ट फील द डिफरेंस। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं भाई साहब, आज ही आपको रेड बटन नजर आओगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज से अद्भुत वीडियो आपको डेफिनेटली मिलती रहेंगी। और जो हमारे कोर्स को ज्वाइन करेगा मात्र 1500 रुपये के अंदर, उसको आप मान के चलिए कितने उत्तम किस्म की नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया। तो आपको आगे याद रखना है इन फ्यूचर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर NH2 OH OR R बेंजीन, और पीछे आते हैं हैलोजन ग्रुप। और भी ग्रुप याद रखेंगे आप इसके साथ साथ, ठीक है। और एक लिस्ट और याद रख लीजिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका पूरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये पूरा चैप्टर है ना आपका। यस, याद रखिए इसको। नाइट्रो और साइनाइड, ये सारे ग्रुप याद रखना। और आपके साथ साथ जितने भी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, ये सारे के सारे -R इफेक्ट शो करते हैं। सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग। इसका मतलब लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स, लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। ये बेंजीन से भी कम रिएक्टिव होते हैं किसकी तरफ? टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये हैलोजन से भी पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है नाइट्रो। जैसे मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप एनिलीन होता है, तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग आपका नाइट्रो ग्रुप हो जाता है डेफिनेटली। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। और -R इफेक्ट वाले सारे ग्रुप
मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। यस, याद रखना है। जैसे आपके पास बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड की नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे जाएगा। आप बेंजोइक एसिड की नाइट्रेशन करोगे तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा। आप एसिटोफिनोन की नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो पे बनेगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, नाइट्रो बेंजीन की नाइट्रेशन करोगे तो मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन बनेगा। तो दीज आर द ग्रुप्स विच आर मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग, ठीक है, और साथ ही साथ लेस रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, एक क्वेश्चन से मैं कहाँ तक ले आया आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। और जो हमारे कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं उनको तो सारा रियलाइजेशन बिल्कुल भी हो चुका होगा। यस, इस लेवल की प्रिपरेशन हम करने वाले हैं कि मैं एक क्वेश्चन से पूरा इतिहास खोल के रख दूंगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यू विल डेफिनेटली फील कि 6 नवंबर से आपकी बहुत ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है जब हम स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाएंगे। और साथ ही देखो, अगला क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। अगला ऑप्शन क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन पे होती है। कई बार पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए याद रखो, तैयार रहो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर द, लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। मतलब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स के ऊपर होती है रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल दूं, डेफिनेटली आपके पास है प्रोपीन और प्रोपीन में आपने HBr डाल दिया तो सबको पता है मार्कोनिकॉफ एडिशन से यहाँ पर Br नेगेटिव जाता है इस कार्बन पे और H जाता है इस कार्बन पे। लेकिन इस रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, फिर आपके मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है डेफिनेटली। तो ऐसे रिएक्शंस को आप याद रखेंगे डेफिनेटली। उसके बाद सुन लीजिए, एक रिएक्शन और बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर इसी रिएक्शन में आप HBr डाल दो, लेकिन जहाँ पर दोस्तों समझ जाओ परोक्साइड इफेक्ट लग रहा है ना, परोक्साइड इफेक्ट, और परोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के केस में ही लगता है। यस, तो HBr परोक्साइड है तो समझ जाओ वो रिएक्शन कौन सी है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बोकेटाइल मैकेनिज्म से होगी मार्कोनिकॉफ रूल तब तो होएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ये। और अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, उसको बोलते हैं परोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो Br यहाँ पर क्या जाएगा, इस वाले कार्बन पर, तो यहाँ बनता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, पेपर में आ जाए। प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन का बनना, दिस इज ए विच रिएक्शन, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एडिशन रिएक्शन। प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन का बनना, दिस रिएक्शन इज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो आया कि नहीं आया मजा। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में फेस करने को मिल सकते हैं। मैं कहता हूं ना, डेप्थ में जाओ भाई साहब, जितने डेप्थ में घुसोगे क्वेश्चन की उतनी बाल की खाल स्टेट निकालता है। तो आपको उस चीज के लिए तैयार रहना है, ठीक है। यस डेफिनेटली। चलो आगे बढ़ जाए। तो एडिशन रिएक्शन मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है एल्कीन एल्काइन पर, और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है स्पेशली परोक्साइड इफेक्ट वाली रिएक्शन, ठीक है। और अब एक ही बच गई हमारी जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NA रिएक्शन। और जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उनको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैंने ऑर्डर बताया हुआ है, याद कर लो। अगर वहाँ पे गलत बता दिया हो तो यहाँ नोट कर लो कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव होते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, फिर आते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। अगर वहाँ पे मैंने गलत बता दिया ऑर्डर तो प्लीज़ उसको करेक्ट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं आपके एलिफेटिक कीटोन, पेपर में ज़िंदगी में गलती नहीं होगी। और फिर आते हैं आपके एरोमेटिक कीटोन।
दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, ये ऑर्डर किसका है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और बेटा दोस्तों मैं लिख के दे रहा हूँ, आप एस्टेट का 2018 का, 2019 का, केवीएस का, एनवीएस का, या फिर आप यूपी टेट का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आया हुआ है इस ऑर्डर के ऊपर। और एस्टेट 2018 में 19 में क्वेश्चन आया था कि आपको 4 कंपाउंड दे दिए एग्जामिनर ने, एक दिया फॉर्मल्डिहाइड, एक दिया एसिटल्डिहाइड, एक दिया बेंजल्डिहाइड और एक दिया आपको एसीटोन। इन चारों में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? तो ये देखो, ये दोनों तो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये आपका कीटोन है। तो अगर सबसे लेस्ट रिएक्टिव पूछा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव पूछता तो ये ऑप्शन होता कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। अब इसमें देखो, दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड में से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में कहाँ पे आसानी होगी? जहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। तो ध्यान रखना, जितने भी एल्डिहाइड है, सभी एल्डिहाइड में से फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड मिथेनल, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ड्यू टू लीस्ट स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस भी सबसे कम है और यहाँ पर कार्बोकटाइन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लग नहीं दे रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ध्यान रखना। तो पेपर में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, इनको याद रखेंगे आप, और इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप आसानी से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ इसके जैसा, एक मिलता जुलता। जैसे मान लीजिए एक एलिफेटिक एल्डिहाइड दे दिया एग्जामिनर ने आपको इथेनल, एरोमेटिक एल्डिहाइड दे दिया एग्जामिनर ने आपको बेंजल्डिहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन दे दिया एग्जामिनर ने आपको प्रोपेंटुओन, और एरोमेटिक कीटोन दे दिया एग्जामिनर ने आपको एसिटोफिनोन। तो आपसे कहते हैं इन चारों को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो यही ऑर्डर रहने वाला है, क्योंकि मैंने रखा भी इनको ऐसे ही है। दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड, दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस इज एलिफेटिक कीटोन एंड दिस इज एरोमेटिक कीटोन। और इससे भी लेस रिएक्टिव एक और हो सकता है, यस, इससे भी लेस रिएक्टिव एक और हो सकता है, जिसको बेंजोफिनोन कहते हैं। आप बेंजीन के दोनों तरफ स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा दीजिए, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और कम हो जाएगी, तो बेंजोफिनोन और लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं डेफिनेटली। और एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से, एक बात और बता दूं, आप इनको साथ साथ तो नोट करते ही रहना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऐड होने से, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ जाएगी। जैसे आपके पास है, एक आपके पास इथेनल है, अगले में इथेनल में एक H को रिप्लेस करके एक क्लोरीन लगा दिया, अगले में 2H को रिप्लेस करके 2 क्लोरीन लगा दिए, और अगले में 3H को रिप्लेस करके 3 क्लोरीन लगा दिए। तो ध्यान रखना, जहाँ पर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतनी रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच है, और क्लोरीन का होता है आपको पता है माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे माइनस आई इफेक्ट, तो कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना उतना ही ईजी हो गया। तो ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है और जितना ज़्यादा माइनस आर इफेक्ट होता है, डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दिस विल बी मोस्ट रिएक्टिव देन दिस एंड देन दिस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और उल्टा कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो रिएक्टिविटी घट जाएगी डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस करने को मिल सकते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन से
मैंने क्वेश्चंस की बौछार लगा दी और ऐसा ही हमारा आगे का प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन से आपके आगे सारे क्वेश्चन खोल के रख दिए। तो आपको ये अप्रोच आपको अपनानी है। अगला क्वेश्चन दे आपको एग्जाम के लिए कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में आप देखिए, ओ माय गॉड 30 मिनट, मतलब पूरा आधा घंटा मैंने खोल दिया। ठीक है, तो आप सोचो इस लेवल की हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा नॉलेज कहाँ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द NMR स्पेक्ट्रम 92 क्वेश्चन टेल्स अस अबाउट द प्रोटॉन ऑफ ईच काइंड इन द मॉलिक्यूल। NMR स्पेक्ट्रम को आप फॉलो करते हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड दे आर इन द मॉलिक्यूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो 91 क्वेश्चन था मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है, आप एस्टेट का पेपर 2019 का पेपर है, ठीक है, आप उठाइए, उसमें मैंने पहला क्वेश्चन से डिस्कस किया है। मैं आपको सेट कोड बता देता हूँ एक बार। ये सेट बी था, जो मैंने क्वेश्चन लिया था 91 क्वेश्चन, ये मेरा एस्टेट का सेट बी था। तो जिन्होंने मेरे पेड कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है उनको मैं इस क्वेश्चन का PDF दे दूंगा। और आपको ध्यान रखना, जिनको भी मैं यहाँ पर एस्टेट के पिछले 5 साल के पेपर सोल्व करवाऊंगा, 6 नवंबर से ध्यान रखना सीरीज शुरू हो जाएगी हमारी। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे 11-12 का सिलेबस रिवाइज करके रख देंगे हम इन एस्टेट के 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से। 300 क्वेश्चन डिस्कस होंगे दोस्तों। 300, 5 साल के पेपर का मतलब 300 क्वेश्चन 60-60, और 300 का मतलब मैं 300 क्वेश्चन थोड़ी बताऊंगा, आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन बता दूंगा इन दिनों के अंदर, और पूरा सिलेबस रिवाइज करके रख देंगे। ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो 91 क्वेश्चन सेट भी है। तुम आपको पिछले 5 साल के पेपर 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 और 2014 का भी अरेंज हुआ था, 2014 का भी 6 साल के पेपर, मतलब मान के चलो 360 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कराऊंगा। और इसी अप्रोच के साथ एक क्वेश्चन को खोल के रख दूंगा पूरी तरह से, अच्छे तरीके से, आपकी बेस्ट नॉलेज मिलेगी आपको डेफिनेटली। तो 91 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। जब मैं 6 नवंबर को डिस्कस करना शुरू करूंगा ये एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको करना क्या है, जिनके पास पिछले साल के पेपर ना हो तो मैं पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर का 360 क्वेश्चन का पैकेज का एक PDF बनाकर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उस PDF का आप क्या करेंगे, आप उस PDF का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उस PDF का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ताकि यहाँ पर मैं बोलूँ ना कि मैं 97 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप जब वीडियो को देख रहे हो तो आपके सामने PDF का वो पूरा प्रिंट आउट का पेपर होना चाहिए आपके पास, कि आपको पता होना चाहिए कि सर 97 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन कौन सा है। क्योंकि मैं हर क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज होगा। तो आपको क्लियर कट आपको पहले बता देता हूँ, पिछले 5 साल के पेपर, पिछले 6 साल के पेपर आपको मैं 6 नवंबर से पहले PDF फॉर्मेट में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको करना क्या है, उन सब सारे पेपर का प्रिंट आउट निकाल लेना है। आप ये मत कहना सर ये पेपर तो हमारे पास हैं, मेरे पास 19 का पेपर है, मेरे पास 18 का पेपर है, लेकिन जो सेट मेरे पास है वो सेट आपके पास तो नहीं है ना। अगर मेरे पास सेट B है तो आपके पास सेट C हो, क्या पता सेट A हो, तो पेपर पे प्रिंट आउट निकालने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ठीक है, आप किसी से बात कर लीजिए, पिछले 6 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे। प्रिंट आउट निकाल के तैयार रखिए। जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के अंदर वो आपके वीडियो सॉल्यूशन देखते समय आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, उन PDF को दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना पड़ेगा वीडियो देखते के समय। वीडियो देखने के दौरान उन PDF को आप देख थोड़ी सकते हो कि सर कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उन PDF को आपको दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट है आप उन सारे PDF का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, 360 क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिए, उनमें से आप कितने कर पाते हो। जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा ना 5 नवंबर को, तो 6 के 6 पेपर का 360 क्वेश्चन का पैकेज एक बार निकाल के देखना, प्रिंट आउट। ठीक है, और तक देख फिर चेक करना कि आपको 360 में से कितने आते हैं। और जब आपके NDA सर सोल्व करवाएंगे 360 क्वेश्चन, तो वहाँ से रियलाइज करना कि सर उस 360 क्वेश्चन के 720 बनाते हैं या 1000 क्वेश्चन बनाते हैं नए उनके अलावा। यस, ये अप्रोच हमारी रहने वाली है। तो जिन लोगों को डाउट था कि सर ऑनलाइन आकर हमें मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, फ्रेश वीडियो नहीं दे रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि दोस्तों मैं
अभी बैकअप की वीडियो आप देख रहे हो तो आप ये मत समझिए नितेश सर खाली बैठे हैं। मैं आपके लिए नई वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि जो चैप्टर आपको 5 नवंबर तक मुझे देने हैं उनकी वीडियो मेरे पास होनी चाहिए। तो वो चैप्टर मैं आपके लिए फ्रेश वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए। और आप मान के चलिए, एक आप एग्जाम्पल सेट कर दोगे, जब आपकी सारी तैयारी हो जाएगी ना, आपकी 11th-12th की पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, तो आप इसे खुद से रियलाइज करोगे, यस हमने कर दिया है, वी हैव डन इट, यस। ठीक है दोस्तों, चलिए बस 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस वीडियो को लेंथी नहीं करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। इस क्वेश्चन का 92 और क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंदर हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर इन द मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन हालांकि ग्रेजुएशन लेवल का है, 1-2 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के आए हुए हैं 2019 के एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इतना हाई लेवल का स्टैंडर्ड का पेपर नहीं आता। 55 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 60 में से 55 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके प्योरली 11th-12th एनसीईआरटी बेस ही आएंगे। ठीक है, और मैंने आपको वादा किया हुआ है, सारा कंटेंट अगर मेरा ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हो तो सारा पेपर वहीं से आएगा डेफिनेटली। बस आप हर चीज़ को नोट डाउन करके ऑनेस्टी से नोट करते चले जाओ बस, यस। ठीक है, यस। तो इसका आंसर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स होता है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर इन द मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं, ये वाली बात है CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब इस प्रोटॉन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोटॉन है, ये वाला। अब ये प्रोटॉन के इधर भी इन्वायरमेंट एक जैसा है, इधर भी इन्वायरमेंट एक जैसा है, तो ये मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल है। तो ये क्या बना सकता है आपका, इस 3 के वजह से बनाएगा क्वार्टेट, और ये क्या बनाएगा 6, 3 और 3 6 प्रोटॉन है इसके आजू बाजू। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये आपको बना लेगा, सेप्टेट बना के देगा। क्या बना के देगा, सेप्टेट बना के देगा। और ये प्रोटॉन इसके बाजू में कौन है, ये, तो इसको डबलेट बना के देगा, ये इसको डबलेट बना के देगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप क्या बता सकते हो सिग्नल्स को देखकर, कितने, क्या देखकर बेटा दोस्तों, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स को देखकर आप बता सकते हो कि कितने टाइप के प्रोटॉन आपके प्रेजेंट है। तो एनएमआर की आपको बेसिक नॉलेज आपको दे दूंगा। हाँ, एनएमआर में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है बीएससी लेवल पर। एक कंपाउंड लिख के दे रहा हूं, क्या पता ये क्वेश्चन इस बार फंस जाए, मेरी 6th सेंस काम कर रही है। इस कंपाउंड का नाम है टेट्रा मिथाइल सिलेन, TMS बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, TMS। T का मतलब टेट्रा, M का मतलब मिथाइल, और S का मतलब होता है सिलेन, टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसमें चारों जो मिथाइल ग्रुप होते हैं ना, अब देखो चारों का इन्वायरमेंट एक जैसा है, मिथाइल 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 मिथाइल, एक ही सिलिकॉन के चारों तरफ। तो दीज आर द मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। सारे प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, तो ये सारे एक ही सिग्नल देंगे, सारे के सारे एक ही सिग्नल देंगे। इसलिए TMS को, टेट्रा मिथाइल सिलेन को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एज ए रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेफरेंस कंपाउंड कौन है, तो ध्यान रखना उसका आंसर है TMS। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ जी। और TMS को रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं और वो एक ही सिग्नल देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखेंगे। शील्डिंग और डीशील्डिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे आगे जाके। और इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगला कह रहा है द स्पिन ओनली इन मैग्नेटिक मोमेंट इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड D6 कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब बताओ, इतने हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मैं आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मात्र 2 लेक्चर ही दूंगा, और उन दोनों लेक्चर के अंदर केवल क्या है, प्रॉब्लम अप्रोच है, प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच, जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में रखी थी। याद होगी आपको कि मैंने क्वेश्चन से, प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट पे चला गया था। इसमें 4 मेन पिलर है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक आपका आइसोमेरिज्म, ठीक है, और एक आता है आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ये 3 मेन पिलर है, और इन तीनों पिलर को मैंने प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच से सोल्व किया हुआ है कि आपको VBT के क्वेश्चन आ जाए पेपर में, एक तो कितने जल्दी शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। CFT के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करने हैं, कैसे आएंगे और कैसे करने हैं।
नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन आएंगे कैसे करने हैं, और आइसोमेरिज्म को तो मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कि आप कंपाउंड को देखकर तुरंत पता लगा लोगे कि इस फार्मूले का कंपाउंड है तो कितने आइसोमर होंगे, इस फार्मूले का कंपाउंड है तो कितने आइसोमर होंगे, कहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से केमिस्ट्री दी हुई है और आप एक एक क्वेश्चन को महसूस कर पाओगे, और ये क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, बहुत आसान है। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग टेक्स प्लेस। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होती है, पेयरिंग होती है, और पेयरिंग क्यों होती है, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये केस होता है, ठीक है। तो D6 में पेयरिंग हो जाएगी, तो आपको पता है ऐसे डिसोसिएट होता है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 स्प्लिटिंग तो होगी नहीं, दोनों नीचे जाएंगे, 4 5 6, तो T2G में 6 आएंगे, EG में 0 आएंगे। तो कई बार ये पूछ लेते हैं D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो CFT के बेस पर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, तो ये सीधा क्वेश्चन आता है T2G 6 EG 0। देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे मिलेंगे डेफिनेटली। और आपसे पूछ ले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी है, तो नीचे के अंदर सारे के सारे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन क्या होता है -0.4 × 6, तो -2.4 डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी। और एग्जामिनर पूछ रहा है इसके अंदर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप म्यू निकाल लो। म्यू का फार्मूला क्या होता है, √n × n+2, और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 है, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये 2019 PGT केमिस्ट्री का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 93 है। तो देखिए यहाँ से केवल मैंने 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन आपको सारी अप्रोच बता दी कि पेपर में मेरे पास कितना बढ़िया कंटेंट है आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो किस बात की देरी है, ये तो बस एक ट्रेलर था, बाकी आप देखते जाओ हम कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं क्वेश्चन 94 और डिस्कस कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 94 और क्वेश्चन नंबर 95। ये तो एक जस्ट ट्रेलर था दोस्तों। हाँ, एक बात और बता दूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और इसके ऊपर तो मैंने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तक कवर कर रखा है, जो भी आपका BSc में टॉपिक आता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यस, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन से कॉम्प्लेक्स शो करते हैं, कौन सा नहीं करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सोल्व करा है। तो आप केवल 2 लेक्चर देखिए मेरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन लेक्चर मिलेंगे उन्हीं को जिन्होंने मेरा पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। यस, और मात्र 1500 रुपये का कोर्स है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ। तो पहले ग्लूकोज बना लेता हूँ। ये ग्लूकोज है, CH2 CH4 CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। और कह रहा है ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन है। ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, तो ब्रोमीन वाटर एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इट विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि ये प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर दे। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, कितना, 1, 4 ग्रुप जो होते हैं 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, और 1 ग्रुप आपका एल्डिहाइड होता है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। तो एल्डिहाइड बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक के अंदर, और बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, CHOH की होल 4 और CH2OH। इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनता है ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे इसमें, एक एन हेक्सेन, एक सैक्रिक एसिड, एक ब्रोमोग्लूकोज। ब्रोमोग्लूकोज तो हो ही नहीं सकता, और ग्लूकोनिक एसिड। तो दिस क्वेश्चन आंसर इज ग्लूकोनिक एसिड। अब मैं आपको बताता हूँ इसके जैसे कितने और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। यस, देखिए मेरे दोस्तों, अगर ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ होती है, रेड फास्फोरस, ध्यान रखना रीजेंट,
ग्लूकोज की रिएक्शन HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो 6 के 6 कार्बन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, अल्कोहल भी एल्केन में, क्योंकि ये रिएजेंट की खास बात मैंने बता चुका हूँ। जिन्होंने मेरा रिड्यूसिंग एजेंट का लेक्चर देखा है बताओ अब ये काम आया कि नहीं आया। जिन्होंने मेरा ऑल रिड्यूसिंग एजेंट वन शॉट लेक्चर देखा है वहाँ पर मैंने बताया है HI रेड फास्फोरस का रोल, और इतना ज़बरदस्त रिएजेंट है ये एल्डिहाइड को, प्राइमरी अल्कोहल को किसी को भी नहीं छोड़ता। ध्यान रखना HI रेड फास्फोरस की खास बात, अगर आपके सामने एल्डिहाइड हो, अगर आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर आपके सामने अल्कोहल ग्रुप हो, और अगर आपके सामने एल्काइल ग्रुप हो यानी कि हेलोजन कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, और चाहे आपके सामने कीटोन ग्रुप हो, अगर इन चारों पांचों फंक्शनल ग्रुप का पाला एक रिएजेंट से पड़ जाए HI रेड फास्फोरस, तो ये सभी को एल्केन बना देता है। क्या बना देता है? एल्केन बना देता है। चलो अब यहाँ पर चलो इथेनल हो, चाहे यहाँ पर इथेनोइक एसिड हो, चाहे यहाँ पर इथेनॉल हो, चाहे यहाँ पर क्लोरोइथेन हो, अगर ये चारों कंपाउंड हो ना, दो कार्बन के एल्डिहाइड, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक, 2 कार्बन का अल्कोहल और 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड, अगर ये रिएजेंट हो तो केवल इथेन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन बनेगा। यस डेफिनेटली। तो 6 कार्बन का एल्केन बना दो, और 6 कार्बन का एल्केन होता है CH3 CH2 की होल 4 और CH3, इसको बोलते हैं एन-हेक्सेन। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन एन-हेक्सेन कब बनेगा? जब रिएक्शन HI रेड फास्फोरस से होगी। और ये रिएक्शन प्रूव करती है कि ग्लूकोज के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाएं कि जिससे प्रूव हो जाए कि ग्लूकोज के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं, तो इससे करवा दो HI रेड फास्फोरस से, पता चल गया कि ग्लूकोज के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं। चलो साथ साथ नॉलेज देता रहूँगा आपको मैं। अगला देखिए रिएजेंट क्या है दोस्तों। अगर इसी ग्लूकोज की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से हो जाए तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, ये आपके एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक बनाएगा ही बनाएगा। आपका जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से हो यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हो तो ये कंपाउंड बनता है, इसका नाम है सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैक्रिक एसिड। ये भी ऑप्शन में था, लेकिन सैक्रिक एसिड कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड HNO3 हो। ब्रोमीन वाटर हो तो केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होता है, और HNO3 हो तो दोनों एसिड, प्राइमरी अल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक भी। ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन सुनो। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम अमलगम के साथ करवाएं, किसके साथ? सोडियम अमलगम के साथ, या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा हो जो रिडक्शन करता है। वैसे तो आपको सोडियम अमलगम ज़्यादा मिलेगा, सोडियम का मरकरी के साथ सोल्यूशन ये, लेकिन कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाए जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये दे रखे हो, तो वो क्या करते हैं पता है? रिडक्शन क्या करता है? एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, तो आपका एल्डिहाइड बदल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, बीच के 4 CHOH एज इट इज रहेंगे, और नीचे वाला तो पहले से प्राइमरी अल्कोहल है ही। तो ये बनता है दोस्तों, इसका नाम है सोर्बिटोल। क्या कहते हैं इसको? सोर्बिटोल कहते हैं। और ये हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि 6 के 6 OH हो गए इसके अंदर। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत ज़बरदस्त रिएजेंट है। चलो याद आ गया? कितने हो गए? 1 2 3 4 रिएक्शन तो हो गई, आपको याद रखनी है। और रिएक्शन दूंगा मैं, यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ मैं, नोट कर लो। ग्लूकोज की सारी रिएक्शन बता दूंगा आज आपको, फिर आपको ग्लूकोज की रिएक्शन मेरे को दोबारा नहीं पढ़ानी पड़ेगी, मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। ग्लूकोज की रिएक्शन मुझे दोबारा नहीं बतानी पड़ेगी। 4 तो हो गई, और देखो ग्लूकोज की रिएक्शन कौन कौन सी होती है। आपके सामने है एल्डिहाइड, फिर है CHOH, फिर है CH2OH, CHOH है, ये 4 होते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कर दें, ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्जाइम बनेगा, ग्लूकोज का ऑक्जाइम। तो कैसे बनाओगे? C डबल बॉन्ड हो, N के साथ OH बन गया, CHOH, और नीचे CHOH की होल 4 और CH2OH। ग्लूकोज का क्या बन गया? ऑक्जाइम बन गया ये। और एक बहुत अच्छी रिएक्शन है जिसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम है?
फिनाइल हाइड्राजीन। पेपर में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, पेपर में डायरेक्ट बता दूँ, ये पीएच फिनाइल है, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन कि ग्लूकोज के साथ फिनाइल हाइड्राजीन के कितने मोल रिएक्ट करते हैं, तो आंसर है 3 मोल्स। 3 मोल रिएक्ट करते हैं, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ग्लूकोज के साथ फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट करते हैं, 3 मोल, लेकिन रिएक्शन 2 मोल की होती है, 1 मोल एनिलीन निकल जाता है। इसमें साइड प्रोडक्ट 1 मोल एनिलीन होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 ही मोल रिएक्ट करते हैं। और कैसे प्रोडक्ट क्या बनता है, ध्यान से सुनो, पहले वाले पे रिएक्ट करेगा CH और यहाँ से H2 निकल गया, वहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, वाटर बाहर हो गया, तो NNH और फिनाइल। अगले कार्बन पे क्या होता है CHOH, इसको ऐसे लिख देता हूँ एक बार मैं आपको काइंड सहूलियत के लिए। CHOH कितने हैं, 3 और CH2OH, बस 4 थे, इसको अलग अलग लिख दिया। यहाँ से OH हटाओ और यहाँ से केवल H हटेगा आपकी बार, तो CH के साथ है NH और फिनाइल, और नीचे के 3 CHOH और CH2OH एक जैसे हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है ग्लूकोसाजोन। याद रखेंगे, ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन में 3 मोल चाहिए, रिएक्ट 2 ही मोल करते हैं, एक एनिलीन का प्रोडक्ट बाहर हो जाता है, ग्लूकोसाजोन। इसमें येलो पीपीटी आते हैं, कितने कैसे पीपीटी आते हैं, येलो पीपीटी आते हैं। ज़बरदस्त रिएक्शन है, पेपर में डायरेक्ट आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, याद रखेंगे ग्लूकोज की रिएक्शन अगर टॉलरेंस रीजेंट के साथ हो, टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है, डाई अमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और नीचे का सॉल्ट तो आपको पता ही है, सेम रहेगा एज इट इज, ये वही रिएक्शन करेगा जो ब्रोमीन वाटर से हुई थी, ब्रोमीन वाटर से हुई थी ना, सेम वही बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बना देगा। बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन है टॉलरेंस रीजेंट के साथ। कौन सा रीजेंट, टॉलरेंस रीजेंट के साथ। और यहाँ पर ध्यान रखना, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है ये, और चाहे सिल्वर के ब्लैक पीपीटी पा सकते हैं। ग्लूकोज गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, दिस इज दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और ये फैलिंग सोल्यूशन के साथ भी रिएक्शन करता है। और फैलिंग सोल्यूशन क्या होता है आपका, फैलिंग सोल्यूशन है, फैलिंग सोल्यूशन भी के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक के ऊपर हाइड्रोक्साइड का रेड पीपीटी बनाता है, क्यों CU2O के रेड पीपीटी बनते हैं फैलिंग सॉल्यूशन के साथ। FS का मतलब फैलिंग सॉल्यूशन, ग्लूकोज दोनों को रिड्यूस करता है, फैलिंग सॉल्यूशन को भी और किसी का रिएक्शन करता है टॉलरेंस रीजेंट के साथ भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 रिएक्शन ही हो गई। कितनी हो गई टोटल, 8 रिएक्शन हो गई डेफिनेटली। तो दोस्तों ऐसे याद रखो, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी। और एक क्वेश्चन और बताऊंगा ज़बरदस्त कि ऐसा कौन सा रीजेंट है जो ये प्रूव कर देगा कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। देखो ग्लूकोज में क्या होते हैं, 4 CHOH होते हैं और एक आपका OH और होता है, तो 4 हाइड्रोक्सिल यहाँ पर, 1 हाइड्रोक्सिल यहाँ पर। तो ग्लूकोज में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। और इसको प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट रीजेंट है, उसका नाम है मेरे भाई एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है, एसिटिक एनहाइड्राइड। और जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लूकोज के 5 मोल्स बनते हैं। तो बनाओगे कैसे, CH, देखो CHOH, इसको मैं पूरा ओपन करके लिखूंगा, तरीके से बना के दिखाऊंगा आपको। ग्लूकोज का सेकंड कार्बन का OH लेफ्ट में होता है, थर्ड का लेफ्ट में, सेकंड का राइट में, ये भी और ये भी। कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया आपका CH2OH। ये आ गया आपका निकल करके सामने। अब देखो यहाँ से H उठाना है, यहाँ से H उठाना है, और यहाँ से यहाँ से OH उठाओ और यहाँ से आपका सिंपल ये हट कर जाएगा, सिंपल। तो कैसे होगा, OCO-CH3 ऐसे बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 तो ये बनेंगे, और CH2OCO-CH3 एक ये बनेगा, ठीक है। तो ये बनता है ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। तो ध्यान रखना, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज की रिएक्शन
एसिटिक एनहाइड्राइड से हो जाए तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। और ये रिएक्शन प्रूव करती है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 5। यस डेफिनेटली, हो गया याद रखना है बेटा ये। और एक क्वेश्चन और सुनो, पेपर में आने लायक डायरेक्ट। एक क्वेश्चन और सुनो कि ऐसा कोई रिएजेंट है जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक आपके पास ग्लूकोज है, एक आपके पास फ्रक्टोज है। अब ग्लूकोज भी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देता है, टॉलरेंस रीजन टेस्ट पॉजिटिव देता है। ये भी फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देता है, टॉलरेंस रीजन टेस्ट पॉजिटिव देता है। मतलब ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर। ये टॉलरेंस सॉल्यूशन और फेलिंग दोनों को रिड्यूस करते हैं। लेकिन ऐसा कोई टेस्ट है जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करे? डेफिनेटली बताता हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड है आपका एल्डोहेक्सोज शुगर, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कार्बन का शुगर। और फ्रक्टोज होता है कीटोहेक्सोज शुगर, 6 कार्बन का और कीटोन होता है, 6 कार्बन का और कीटोन होता है, कीटोहेक्सोज शुगर। तो ध्यान रखो, एक ऐसा रीजेंट है मेरे पास जिसका नाम है सेलिविनोफ रीजेंट। क्या नाम है, सेलिविनोफ रीजेंट। ये केवल कीटोहेक्सोज शुगर के साथ रिएक्शन करता है और रेड कलरेशन देता है। कैसी कलरेशन देता है, रेड कलरेशन। मतलब अगर सेलिविनोफ रीजेंट ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाऊँ मैं, सेलिविनोफ रीजेंट ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो ये यहाँ पर कोई रेड कलरेशन नहीं आती। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, याद रख लो। दिस टेस्ट इज गिवन बाई ओनली बाई कीटोहेक्सोज शुगर, नॉट बाई एल्डोहेक्सोज शुगर। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। और सेलिविनोफ रीजेंट मैं आपको सर्च करके बताऊंगा, शायद मेरे को एक बार याद नहीं आ रहा। इसमें एक रीजेंट तो होता है रिसोर्सिनोल और प्लस शायद इसके साथ डाइल्यूट HCl होता है। रिसोर्सिनोल प्लस डाइल्यूट HCl, एक बार चेक कर लेना, इसको बता देंगे, पेपर में आने लाएगा। ये सेलिविनोफ रीजेंट रिसोर्सिनोल प्लस डाइल्यूट HCl होता है एक तरह, ठीक है। लेकिन ये टेस्ट केवल कीटो है जो शुगर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन केवल मैंने 5 डिस्कस किए आपसे, 4 क्वेश्चन, लेकिन आप इन 4 क्वेश्चन में हम देखिए मैं कितनी डेप्थ में चला गया और आपको डेफिनेटली यहाँ से नॉलेज मिली होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। जिन्होंने हमारा अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मात्र 1500 रुपये वाला, तो भाई ज्वाइन कर लो। किस बात की देरी है, अब यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही मर्सी चांस है। अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इसके तुरंत बाद एस्टेट पीजीटी स्क्रीनिंग भी होना है और आप 2021 के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर किसी भी सरकारी चेयर पर बैठ सकते हैं एज ए सरकारी मुलाजिम। तो ये चांस बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, आज ही कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी। और अब तक की जितनी वीडियो है 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर तक वो सारी आपको मिल जाएंगी। डेफिनेटली दिस इज़ जस्ट ए ट्रेलर। 5 क्वेश्चन के अंदर मैंने ट्रेलर शो कर दिया कि आगे आने वाली तैयारी हमारी किस लेवल की होगी। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। और जो नंबर आपको दिया था उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मुझसे डायरेक्ट कोर्स के परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।